मौजूद रहने वाले मुख्य अतिथि डॉक्टर एस बंगा साहब, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शेयर करने वाले माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RS कुली साहब, डायरेक्टर ICAR DBMR डॉक्टर PK राय साहब, डॉक्टर SK झा ADG, डॉक्टर AK सिंह मेंबर GBI और साथ में डायरेक्टर रिसर्च बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर DN सिंह साहब और डॉक्टर JD ठाकर साहब, मैं सभी का तहे दिल से मंच पर बिरसा आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग हैं सबका तहे दिल से अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कूल गीत के साथ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी अपने विश्वविद्यालय as well as ICAR Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur. So now we will be having the ICAR song. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र संवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत। और अब आज मंचासीन हमारे अतिथिगण जो आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, 26वें एनुअल ग्रुप मीट में मौजूद हमारे माननीय अतिथियों के अभिनंदन का वक्त है। पुष्प गुच्छ देकर हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। हमारे माननीय अतिथियों की अध्यक्षता कर रहे आज के इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RS कुली। मैं छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद नेशनल प्रोफेसर PAU लुधियाना डॉक्टर SS बंगा साहब मौजूद हैं। पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर डायरेक्टर ICAR डॉक्टर PK राय साहब यहाँ मौजूद हैं। पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में माननीय अतिथियों के बीच हमारे साथ मौजूद एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SK झा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे साथ मौजूद मेंबर GB श्री AK सिंह साहब मौजूद हैं। पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। डायरेक्टर रिसर्च बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर DN सिंह साहब मौजूद हैं। मैं अनुरोध करती हूँ छात्राओं से कि पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें।
डॉक्टर जे हैदर सर, चेयरमैन जीपीटी यहाँ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि पुष्प गुच्छ देकर उनका भी अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर हमने अभिनंदन किया, लेकिन अपनी एक परंपरा रही है कि किसी भी नेक कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन कर करते हैं। अपनी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय मंचासीन अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इस विषय पर चर्चा कर आने वाले वक्त में कुछ बेहतरीन कार्यक्रम रूपरेखा कृषि के क्षेत्र में हम दे पाएंगे। इन तमाम चर्चाओं की एक नेक शुरुआत इस वर्कशॉप के बाद समाज को एक नई दिशा और दिशा मिल पाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी भावना के साथ दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। उम्मीद है दीप प्रज्वलित कर इसके उज्जवल रोशनी और प्रकाश में आने वाले वक्त में कृषि के क्षेत्र में यह वक्त आज जो एनुअल ग्रुप मीट है वो मील का पत्थर साबित होगा। नए नए तरीके, नए रोशनी, नई किरणें लोगों तक पहुंच पाएंगी। आज के इस अवसर पर माननीय मंचासीन production and productivity per unit area and per unit time. If you see the history of Indian agriculture, especially in terms of green revolution, and if you consider mid 60 and 70 when green revolution witnessed by this country because of the integration of two dwarf engine, one in rice that is Dizio-Uzen and another is Norrington and wheat, and you see the production at the time of independence rice was being produced only 20 million tons, and last year 18-19 we could harvest 106 million tons of rice. It has only become possible because of the integration of that Dizio-Uzen gene, and earlier this country which was food deficit we have become food surplus, and last year record production of food grains has been produced by this country at 281 million tons as per the last estimate this country could produce, and at the time of independence only 50 million tons, rather 49 million tons total food production we were witnessing. So see the kind of progress we have made in case of cereals, that from food deficit to food surplus, and alone only basmati rice aromatic long cylinder and short cylinder aromatic, India is the largest I think exporter, and we are exporting basmati rice to the tune of rupees 50,000 crore every year, government of India earning. Same with the case of wheat. At the time of independence only 9 million tons wheat were being produced, but because of the integration of Norrington, I think last year when DG was here by attending this annual group meeting of wheat and barley, it was announced that 98 million tons wheat was produced. So see the kind of achievement we have made in case of cereal, especially in terms of rice and wheat. Now coming to pulses again, in pulses we were very deficient and our requirement of pulses were 26 million tons. But before 16 and 17, we were hardly producing 17 to 18 million tons of the pulses. But because of the integration of pulses hub seed production program, which are running in 150 districts of this country, and 5 seed hub is also running in umbrella Birsa Agriculture University, I think in 2017 and 18, record production of pulses we have witnessed. ADG is here, 22 million tons, and last year in 18-19 we have become almost self-sufficient in pulses, and we could produce more than 25 million tons of pulses. I think I will request all the audience to give big hands in the kind of achievement we have made in case of pulses. Now coming to the oil seed, I think scenario is not very encouraging, and our requirement of edible oils, that is 25.88 million tons, but we are producing hardly 10.52 million tons, almost 40% of only our requirement. And I think government of India is spending more than 75,000 crore every year by importing the edible oil. I think this group will try to understand the kind of responsibility that we are soldiering, whether it is ICR Institute or State Agriculture University. भी जानते होंगे कि अपने देश के अंदर सरसों का तेल इस देश के अंदर कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन बीच के कालखंड में जब देश के अंदर वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस देश पर कई प्रकार के आक्रमण हुए, और उसी का एक परिणाम था कि जब मार्केट का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, मार्केट का वैश्वीकरण हो रहा था, तो बड़े साजिश के तहत इस देश के अंदर सरसों और सरसों के तेल को बदनाम करने का प्रयास किया गया, और लोगों को ये बताया गया कि सरसों का तेल खाने से आदमी बीमार होता है, सरसों के का तेल खाने से आदमी जो है हॉस्पिटल चला जाएगा, और इसलिए सरसों के तेल से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा होगा।
और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसके तहत इस देश के अंदर सरसों के ऊपर जो को किसी प्रकार से रोका जाए, ताकि अन्य देशों से जो विदेशों से जो पाम ऑयल आया करते थे, रेपसीड ऑयल आया करते थे, उनका मार्केटिंग ठीक ठाक से इस देश के अंदर हो सके, इसलिए सरसों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे यह आज प्रसन्नता हो रही है कि इस देश के अंदर इन 5 वर्षों में जो पीछे जो इस सरकार चली है, इस सरकार ने यह सरकार सरसों के प्रति थोड़ा ये जागरूक सरकार के रूप में कहा जा सकता है, तो ये जरूर निश्चित रूप से रही है। हमारे बिहार झारखंड में धान की खेती हो जाती है, और जब धान की खेती हो जाती है तो उसके बाद खेत खाली रहता है, और उस समय में हमारे बिहार झारखंड के अंदर ये परंपरा रही है कि यहाँ पर सरसों की खेती हुआ करती थी और आज भी हुआ करती है। लेकिन ये बात ठीक है कि जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में होना नहीं हो पाती है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, बड़ी उत्साहवर्धक रिपोर्ट रख रहे थे, ये चावल के क्षेत्र, धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में, हरित क्रांति के बाद जिस प्रकार से धान और गेहूं के क्षेत्र में यह देश आगे बढ़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धान गेहूं के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसके अन्य और आयाम थे, जैसे सरसों के क्षेत्र में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में यदि मधुमक्खी पालन में हम आगे 7-8 crops constitute this rapeseed mustard group. So our responsibility of this group is crop improvement to in its yield. So in that term, when almost 5 decades ago this All India Coordinated Research Project on oilseeds, in which rapeseed mustard was one of the 5 oilseeds that was chosen by ICAR in 1967, keeping its importance in mind, keeping its importance in the society, because this crop came to this country in 3500 BC. Since then, in 1967, ICAR started restructuring when at the Green Revolution time. At that time when restructuring of ICAR was being done, at that time All India Coordinated Research Project on oilseeds, including rapeseed mustard, started. Since then, our productivity has increased more than 3 times. Whatever productivity 400 something was there, now it is 1400, as Honorable GB member has said. And this year, I am very happy from core of my heart that this year one of our states producing mustard has achieved 2 ton, 20 quintal. Haryana is the state which has recorded, wow, 20 quintal. Gujarat is not far behind, 18 quintal. Rajasthan is also not far behind, 16. Punjab is not far behind, 1500. Yes, then there is a divide in this productivity pendulum where one side is above national average productivity of 1400. But then there are states which was mentioned by my predecessor speakers, that these are the states, eastern states, northeastern states, rice fallow areas, 70% of Jharkhand rice fallow, where we can come. We have come in a big way. Within 5 years, the area under rapeseed mustard in Jharkhand state has increased several times. You will find it. Now we have to standardize the package so that it can go up to national or more than that. And we can do, we will discuss, we have the program, in the 3 days program we have a session on that, where we will discuss that how we can increase the productivity of rapeseed mustard in these states,
including Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, whose productivity is less than the national average. Compiled, and this is the publication as an annual progress report, which is being released today by the Honorable Dignitaries on the dais. Thank you very much, sir. इस तरह ऐसे ग्रुप मीट्स में या ऐसे कार्यशालाओं में उपस्थित नहीं होते, आपके डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते, ऐसी पुस्तिकाओं के माध्यम से, ऐसे जो आपके संकलित प्रकाशन हैं, उनके माध्यम से वो बातें उन तक पहुंचती है। तीसरा आज यहाँ पे झारखंड में राई एवं सरसों की उन्नत खेती, ऑयलसीड के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं, जिसमें सरसों पर विशेष my own colleague Dr. S.K. Jha. So this entire area, northeastern states, including this Jharkhand and Bihar, and then eastern states and Odisha and West Bengal, and even some part of the eastern Uttar Pradesh, this is all a very big area. And here, after the rice, there is no crop which was taken previously, but with the efforts of the Government of India and state department, and our also Directorate of Rapeseed Mustard Research is situated in Bharatpur. We all did the efforts, and for that purpose, the area as well as the production is increasing in these states, particularly in the rice fellow area. So I thank you, sir, for giving this opportunity, for hosting this important group meeting here. And I take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. P. Mahapatra, Secretary there and DG ICR, Government of India, and Director General and then Deputy Director General Crop Sciences, Dr. A.K. Singh sir, Assistant Director General, who is very much here, Civil Policy, Dr. S.K. Jha, and other ADGs in the Council for their guidance and support extended for the planning and implementation of this All India Coordinated Research Project on rapeseed mustard. 17.19% area is under this rapeseed mustard cultivation in the country. And again, after this Canada, this European Union, and then Canada and China, India stand third in the production. And as far as the rapeseed mustard production trend in India is concerned, you can very well see that, as Dr. Jha was also mentioning, that from this 14-15, this productivity is increasing in very encouraging manner. And then coming to the contribution of major rapeseed mustard producing states, in this Rajasthan with the 42.46% area, it stands first, and followed by this Uttar Pradesh and then Madhya Pradesh, Haryana, Gujarat. These are the states, major rapeseed mustard producing states. And similarly, the situation with the production also, Rajasthan stands first, but little area, 8.58% area. Haryana is second to this Rajasthan. 11.95% production is coming, and rest of the states are Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on the other. And contribution of major oilseed crops, as it was mentioned by the Jha, that the soybean, this stands first as far as area and the production is concerned. And rapeseed mustard, it is together at work with the groundnut. Sometimes it increases the production and area increases under the. मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ नेशनल प्रोफेसर PAU लुधियाना डॉक्टर SS बंगा साहब। And I told him the reason was that during the days when we had technology mission on oilseeds, the early day of Yellow Revolution, there was a lot of stress on good procurement and a lot of stress on MSP. I remember at that time the MSP was of the mustard was 4 times that of wheat, so there was 1 to 4 gap. Probably because of that and the other enabling policies, the area went on increasing and there was increase in productivity also. And at one time India became self-sufficient, almost self-sufficient in oilseeds. So for a couple of years we were self-sufficient. I'm proud that this group, in spite of all this, have done some outstanding work. I remember Professor Shyam Prakash, I remember Dr. Bhatt, who has done wonderful work in developing CMS system for producing hybrids at IRI.
Then there are many other groups, everyone contributed silently. So it was said that we are importing so much of oil, 75,000 crores. Definitely we are importing, but I am sure as a person that the day we want we can stop it. Because rather than wasting so much of wheat in the buffer stocks, which is 3 times more than the required buffer stocks, probably it is time is that the government of India shift toward procurement. And at this stage, it's absolute delight to find that Haryana has reached 2 tons per hectare as average. Absolute delight. So congratulations to Haryana. So when we do go beyond 2 tons per hectare, that means mustard can compete with wheat very easily. In Punjab also, we in economic analysis have shown that mustard varieties are now, or gobi sarson varieties are now giving more returns than wheat, but still farmers are not growing. Again, the reason is MSP and its implementation. Rather than MSP, it's more of its implementation that is the problem, because Government of India says 4,200 rupees MSP, but farmers are selling it 3,000 or even less than that. So that's the problem where we are facing the issue. So it's not technology alone. Mention was made about mustard oil and international conspiracy to see. I agree that mustard oil is excellent oil, but then there is a class of people who would like some change. Canola. So canola can be grown, it's been grown in India. Punjab alone last year grew 30,000 hectares of canola only. So it's not that India cannot grow canola. India can grow canola, canola varieties are there and canola hybrids are also coming. Issue is that Government of India needs to prevent dumping of rapeseed canola in India. What is being done? Canola grain is being brought from Canada or other countries. It goes to Dubai where it is extracted and it's dumped in India at rates which are 58 rupees or 57 rupees a liter, which is more than our production cost. So we still have leverage to prevent that dumping by increasing duty as per WTO mandated rate. So there is still scope to increase duty so that our canola or our mustard becomes compatible with them. So that's very, very important. And in IRI and at PIU excellent and Delhi University excellent work has been done or is being done for canola. And I'm happy that at PIU my colleague, Dr. Gurpreet and other colleagues, they have developed a hybrid canola which is now has already undergone farmer field tested and probably in mustard, and it is being proposed for release in next few. मैं किसी व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज उनके अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RS कुली साहब। In this oil seeds for 5 years, there I saw that when we were promoting this rapeseed mustard, a very strong group from different countries, Philippines and Japan, they were opposing it, that saying that this is a poisonous oil. It's a lot of pungencies in this oil. Don't take in this development varieties and all these things, areas, processing plants from India, because they are producing poisonous oil. Around 95, 97, 97, entire quantity, total requirement of Vietnam was imported. There was not even a single oil seed crop in Vietnam except some few area groundnut seeds was there. We came back in India and then we discussed with this, and a large scale program for this development of 0 and 00 type of varieties, as Banga Sahab was mentioning, for this canola was initiated around 93-94. A project was given to TERI. Abag Notri was looking after that. At similar, I think in the same time, some work was also going on in Delhi University. Some genotypes and some things was developed, some varieties were also developed, but was not succeeded, productivity was not good. Though the productivity is still not good. Maybe some varieties have been developed. Some time back it was discussed with the G oil seeds.
he was mentioning that the ADG seeds, I think, no? He was mentioning that they have developed some good genotypes and some good varieties of low erucic acid and glucose. See, in West Bengal, हम लोग तो उसमें मछली फ्राई सरसों के तेल से ही करते हैं, हमारी फूडिंग हैबिट ऐसी। लेकिन यही फूडिंग हैबिट वेस्ट बंगाल में अच्छी है, पंजेंसी जितनी ज़्यादा होती है वो बोलते बहुत प्योर है, मस्टर्ड का है। यहाँ तक होता है कुछ प्रोसेसिंग के टाइम पे ऑयल एक्सपेलिंग में चिलीज मिला देते हैं जो जस्ट टू क्रिएट मोर पंजेंसी, क्योंकि सभी लोग तेल लगा के ऐसे देखते अगर उसमें पंजेंसी बोलते अभी प्योर है। और यही प्रॉब्लम है साउथ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, अगर पंजेंसी की वजह से वो लोग नहीं खाते। ये कंडीशन हमारे ही कंट्री की है तो दुनिया के दूसरे यूरोपियन कंट्री का क्या होगा। यूएस में लिखा रहता है पॉइजनस आयल और मस्टर्ड। हमें इस पे बहुत अच्छा रिसर्च की जरूरत है। वी हैव नॉट येट मेड एनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज आई फील। Neither we could be able to increase area, nor we could be able to increase productivity and production. We are stagnating for the last 10-15 years. So we have to make the strategy for area expansion. A massive program was there for area expansion from 95 to 2005, and area was expanded at that time. But thereafter, the area is stagnating. Riverine areas were concentrated. There was a promotion in entire northeastern states. Area expansion was made in non-traditional states, particularly for the mustard like Maharashtra, Andhra, Karnataka and Tamil Nadu. Some area was promoted. Earlier it was restricted only in Assam. Now the all entire states of any states they are promoting this mustard, cultivating also, they are eating also. We have to think that we have to also make a policy that MSP should be maintained properly. It is also not there. Import-export policy is also not good. We are now going to be dependent only on import. We are importing around, as we mentioned, 15 million ton, out of which around 10 million ton only this palm oil from Malaysia. And palm oil को आपने देखा है थैली में पैक कर करके कैसे बेच रहे। पाम ऑयल लिया जाता है करीब 11 मिलियन टन, लेकिन कहीं पाम ऑयल करके नहीं बिकता है। एक जमाने में पामोलिन करके बिकता था, आजकल उसका जब निगेटिविटी न्यूज आने लगा तो अब पाम ऑयल नहीं बिकता और ही फार्म में बिकने लगा। पता भी नहीं लगता कंज्यूमर को कि ये पाम ऑयल है कि कोई और दूसरा ऑयल है। रिफाइन करने के बाद में कलरलेस हो जाता है, पता ही नहीं लगता ये मस्टर्ड ऑयल है कि ये कोकोनट ऑयल है कि ग्राउंडनट ऑयल है। तो इस पर भी हमें क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को इस पर क्वालिटी पे ही भी अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, ना कि खाली प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। आज के टाइम पे थोड़ा क्वालिटी अवेयरनेस बहुत अच्छा आया है, तो हमें मस्टर्ड की वेराइटल इम्प्रूवमेंट में या हमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे अच्छा ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में नीड क्या है हमारी। आप सब लोग यहाँ पे कल आए हैं। डॉक्टर रिसर्च हमारे बहुत अच्छे रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे 44 सच टाइप्स ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दे विल टेक केयर ऑफ यू। यहाँ पे आप लोग रहिए 3 दिन बहुत अच्छे से और अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, गाइडलाइंस बनाइए, प्रोसीडिंग्स बनाइए। हम लोगों को भी गाइड कीजिए झारखंड स्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक यहाँ की शिवानी वैरायटी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, 8-10 साल पुरानी हो चुकी मेरे ख्याल से वैरायटी हो, लेकिन 4-5 आई बीन टोल्ड दैट 4-5 जीनोटाइप्स आर इन दी पाइपलाइन। दे आर डूइंग समथिंग इन वेरी गुड रिसर्च इन कंसल्टेशन इन कोलैबोरेशन विद बार्क एंड दी अदर AICRP स्टेट्स। ये भी कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी हमें भी गाइड करके जाइए कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो लोग अच्छा से रिजल्ट दें और हम लोग भी यहाँ पे झारखंड में तो अच्छा कंजम्पशन है, एरिया एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर तो फूडिंग हैबिट में भी मस्टर्ड बहुत अच्छा है, लोग खाते हैं। एरिया एक्सपेंशन यहाँ
किया जा सकता है। बहुत सारा एरिया अभी पड़ा हुआ है। 10 मिलियन हेक्टेयर आउट ऑफ 38 million hectare cultivable area, we could be able to cultivate only 28 million hectare. So still there is a scope for area expansion of 10 million hectare, out of which I don't know how much area we can capture under rapeseed mustard. 3 lakh hectare area, that is a possibility in Jharkhand, that we can catch up that area. और 3 लाख हेक्टेयर एरिया बहुत अच्छा एरिया होता है किसी भी बड़े स्टेट विद्यालय के परिसर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को सहयोग प्रदान किया, करने के लिए प्रेरित किया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आपको यह शॉल उठाकर सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह प्रदान की जाती है। माननीय कुलपति वृषभ विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.एस. पुरी साहब को मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगी चेयरमैन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डॉक्टर जे.डी. हैदर सर से कि आज के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल प्रोफेसर PAU लुधियाना डॉक्टर S.S. बांगा साहब मौजूद हैं। शॉल उठाकर उन्हें सम्मानित करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आने वाले वक्त में इस ग्रुप मीट के माध्यम से जो भी तमाम बातें निकल कर आएंगी उससे किसानों का और समाज का भला होगा, देश को एक नई दिशा मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ आप सभी की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में रही है। मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर मौजूद डायरेक्टर ICAR TRMR डॉक्टर P.K. राय साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शॉल उठाकर सम्मानित करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जेडे हैदर सर से पुनः अनुरोध है कि उन्हें शॉल उठाकर सम्मानित करें और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करें। यह अवसर है जहां तमाम लोग एक विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं और ICAR के डायरेक्टर ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर ने बैसाखी विश्वविद्यालय के इस परिसर को आज इस ग्रुप मीट के लिए चुना है और हम सब अहलावित हैं। Really, without any sambodhan to anybody, really I would like to thank first our Vice Chancellor and ICAR through the representative Dr. Espeja sir for giving us the opportunity to organize this annual group meet over here. Not because that we are a very good manager, because they have given the scientists of this place an opportunity to interact with the scientists from other places. Those who are working on mustard, they might be interacting every time, every year. But the persons like me hardly get time. First of all, if I remember correctly, Dr. P.R. Kumar Sahab gave opportunity for holding the workshop over here. The second was during Dr. J. Chauhan Sahab, and it is perhaps the third workshop we are organizing. It is an opportunity. I see most of the persons whom I see and can identify, but most of the faces are new. Those who are known to me, I know them, but I expect we are here. The person, the scientists who are non-rapeseed mustard group like me are going to have knowledge, new information about the work going on in rapeseed mustard in different places, different centers of the country. Actually, I am happy. I earlier never met Dr. Pradhan, but in 83-84, first time I met Dr. Penton, who was that time CSIR pool officer. Then 2 opportunities I got, and I was knowing that he is the person who is working in the university on rapeseed and mustard. He has developed so many technologies, but this need to be permitted